Thank you so much for joining in, and I welcome you all in this Marketing Fundamentals course, जिसमें हम मार्केटिंग की बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे। किसी भी मार्केटिंग कैंपेन, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग की हो, बिलबोर्ड्स की हो, किसी भी किस्म की मार्केटिंग हो, उसके कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। उसके पीछे किसी मार्केटर का माइंडसेट होता है, और वो माइंडसेट एक फ्रेमवर्क, एक फंडामेंटल्स के ऊपर बेस कर रहा होता है, जिसके ऊपर हम थ्रू आउट द कोर्स बात करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं और क्या वो फ्रेमवर्क है जो आपको अपने जहन में रखना है बिफोर प्लानिंग एनी मार्केटिंग कैंपेन। या जब भी आप मार्केटिंग की बात करते हैं तो कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको जिसके ऊपर अपना होमवर्क करना है। Before you start with this learning program, आपने इसको ज्वाइन किया, आपने इस पे ट्रस्ट किया. I can't be more thankful to you that you trusted. अब करना क्या है, कुछ कुछ टिप्स में शेयर करना चाह रहा था बिफोर यू प्रोसीड विद द लर्निंग प्रोसेस. इसमें यू हैव 5 बिग मॉड्यूल्स. डिज़ाइन से ले, पहले मार्केटिंग फंडामेंटल समझेंगे आप, फिर ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन समझेंगे आप, फिर फेसबुक ऐड सीखेंगे, फिर गूगल ऐड सीखेंगे. और जब सारा कुछ सीख जाएंगे, अब अपनी स्किल्स को आपने बेचना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन वाले कोर्स में मिल रही होंगी. ये सारे 5 अलग अलग कोर्सेज थे, लेकिन क्योंकि ये सब जब कंबाइंड होते हैं तो एक मैजिक क्रिएट होता है, एक पावरफुल स्किल सेट क्रिएट हो जाता है आपके पास, जिसकी वजह से मैंने इन पांचों को एक बंडल में पैक करके आपके लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, इन सब को, इट्स जस्ट लाइक अ गोल्ड माइन जो आपके लिए इससे आगे वाली वीडियोस के अंदर स्टार्ट हो जाएगी. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था इस स्टेज के ऊपर कि जब आप इन वीडियोस को गो थ्रू करेंगे तो इसमें आपने किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं करनी. आपने इसको टाइम देना है, आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से एक एक चीज़ को, चाहे फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, वो तो ठीक है, इन डिटेल है, लेकिन उससे पहले भी मार्केटिंग को समझना, डिज़ाइन को समझना, कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, कंटेंट स्ट्रेटजी को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये इतना वैल्यूएबल है कि आपको 3-4 साल बाद एक एवरेज डिजिटल मार्केटर में और एक अच्छे मार्केटर में एक फ़र्क आपको समझ आएगा, नज़र आएगा. तो आपने इस पर जल्दबाजी नहीं करनी, इसको टाइम देना है, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे से समझना है. कोशिश ये करनी है कि एक मॉड्यूल जब तक क्लियर ना हो जाए तो अगले पे जंप ना करें. क्लैरिटी का एक तरीका ये भी होता है कि आप जब एक चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है तो उसको सेल्फ लर्न भी करना है आपने. साथ आप यूट्यूब के टैब खोल लेते हैं, गूगल के टैब खोल लेते हैं. एक चीज़ जो माइनर है, कोई उसका कॉन्सेप्ट किसी जगह पे अगर क्लियर नहीं होता तो साथ ही टैब खोल के उसको रिसर्च करके उसको थॉरली देख लिया, क्लियर हो गया, फिर आगे आप जाते हैं. अभी एक जो स्टार्टिंग के लिए जो सिर्फ एक मैं मेन मैसेज देना चाह रहा था वो ये था, स्टे हाईली मोटिवेटेड. यू हैव नो आइडिया कि ये कितना वैल्यूएबल स्किल सेट है डिजिटल मार्केटिंग का, जिसमें ये पांचों कंपोनेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और होता ये है कि किसी भी करियर में जब आपको कामयाबी, सक्सेस चाहिए होती है तो एक स्किल सेट नहीं होता जो आपको कामयाब इंसान बनाता है. 10-15 मुख्तलिफ चीज़ें, स्किल सेट जब आप कंबाइंड करते हो तब एक मैजिक क्रिएट होता है, तब आपके पास एक पावरफुल स्किल सेट आता है और आप कामयाब होते हो. तो आई जेन्युइनली वांट कि आप इसको अपना बेस्ट दें और इंशाल्लाह इसके आपको रिजल्ट्स भी उसी तरह से मिलेंगे, आपको एक डिफरेंस नज़र आएगा. मार्केटिंग फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क किसी भी चीज़ की वो बेसिस होती है, या वो साइकिल होता है जिसके थ्रू आप एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस चला सकते हैं. किसी भी चीज़ का हो सकता है. तो हम कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे, हम उस फ्रेमवर्क के ऊपर बात करेंगे, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट, गोल्स. आपने जब भी मार्केटिंग के बारे में बात करनी है तो सबसे पहली चीज़ या पहला सवाल जो आपने अपने आप से करना है या अपने क्लाइंट से करना है, वो है गोल्स के बारे में. अब गोल्स क्यों ज़रूरी हैं? गोल्स इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि आपको पता हो कि एट द एंड ऑफ द डे आप
अपनी सक्सेस को कैसे मेजर कर रहे हो, अपने टारगेट्स को कैसे मेजर कर रहे हो, और आपकी एवेल्यूएशन एट द एंड ऑफ द डे कैसे होगी। गोल्स की अगर मैं मिसाल दूं आपको, तो आप अगर एक ई कॉमर्स बिजनेस के साथ काम कर रहे हैं तो उसका गोल हो सकता है कि हमें 10 से 15-20 सेल्स चाहिए महीने के आखिर में। अब महीने के आखिर में ये मैंने बात कर दी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोल्स के जो फंडामेंटल्स हैं जिसके अंदर उस गोल का रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है, उस गोल का अचीवेबल होना बहुत ज़रूरी है, और उस गोल के साथ डेडलाइन अटैच होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हमें 50 सेल्स चाहिए तो वो क्या टाइम फ्रेम है, वो क्या डेडलाइन है जिसके अंदर हमें 50 सेल्स चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर एनी काइंड ऑफ बिजनेस यू आर वर्किंग विद। सो गोल्स आर्टिकुलेट व्हाट यू वांट टू अचीव, हाउ एंड व्हेन, कि अब गोल आपका क्या है और उसको कैसे आपने अचीव करना है और कब अचीव करना है। ये तीन इसके मेजर और प्राइमरी फंडामेंटल्स हैं। गोल्स के बाद हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है टारगेट ऑडियंसेस। टारगेट ऑडियंस का मतलब ये है कि आप बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, आप किसी भी क्लाइंट से जब बात करेंगे तो आपका क्लाइंट आपको ये जवाब देगा कि हमारे कस्टमर्स हैं, या बाज़ औक़ात कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ऐसी होती हैं जो कि हमें भी लगता है कि हर बंदा इसका कस्टमर बन सकता है। लेकिन जब आपकी ये चीज़ें इतनी ब्रॉड होंगी, इतनी जेनेरिक होंगी, तो आपके लिए प्लान करना अपनी कैंपेन को बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उसकी इवैल्यूएशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, और वो एट द एंड ऑफ द डे वो अचीवेबल नहीं रहती। तो टारगेट ऑडियंस का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ तो मेरा टारगेट कस्टमर दो से तीन किस्म का हो सकता है। एक वो सॉफ्टवेयर कंपनी हो सकती है जो अपना काम आउटसोर्स करना चाह रही है, किसी फ्रीलांसर को देना चाह रही है। एक कस्टमर की कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास डायरेक्ट बिजनेस आ सकते हैं जिनको किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है। सो इस तरह से मल्टीपल कैटेगराइजेशन होंगी। आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के ऊपर काम करेंगे तो इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस आपके लिए ज़रूरी है और आपके क्लाइंट के लिए भी ज़रूरी है ये चीज़ डिफाइन करना कि आया उसकी टारगेट ऑडियंस कितनी कैटेगरीज में है, वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। फिर आप ताकि हर कैटेगरी को उस हिसाब से मार्केट कर सकें, और यू प्लान योर ओवरऑल कैंपेन अराउंड दैट टारगेट ऑडियंस। So, this third most important part is competitive landscape. competitive landscape का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए जब हम अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने देखना है कि उस प्रोडक्ट या सर्विस की जो कंपेटिटर्स हैं वो कौन है। इसको स्टडी करने का हमें क्या फ़ायदा होता है। देखिए, पहले तो जो इसका सबसे आपको बड़ा दो फायदे होंगे। आपको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की स्ट्रेंथ का भी पता लग जाएगा और वीकनेस का भी पता लग जाएगा। और आप जब अपने आप को, अपने बिजनेस को कंपेयर करते हैं किसी कंपेटिटर से, तो आपके पास एक यूनिक सेलिंग पॉइंट आ जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक कंपेटिटर कस्टमर सर्विस अच्छी नहीं है, उसकी उसकी आफ्टर सेल्स कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है, उसका शिपिंग टाइम बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह के मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। जब आप अपने कंपेटिटर्स को स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है, ताकि इन्हीं स्ट्रेंथ्स की बेस के ऊपर आप अपनी कैंपेन बिल्ड कर सकें और उन वीकनेसेस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने टारगेट्स सेट कर सकें और पूरी कैंपेन प्लान कर सकें अकॉर्डिंगली। स्टोरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टोरी का मतलब ये है कि आप किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी बिजनेस को किसी वाकया या किसी स्टोरी की वजह से याद रखते हैं। आप फॉर एग्जांपल कोई एक इंडिविजुअल है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, तो आपको वो बंदा शायद इस वजह से याद है कि उसने अपने किसी बचपन की या अपने पास्ट की आपको कोई स्टोरी सुनाई थी। तो बिकॉज देखें, स्टोरीज याद करना बहुत आसान होती हैं। अक्सर औकात अगर आप, इफ़ यू लुक अराउंड योर सेल्फ एज वेल, तो आपको भी जितने बिजनेसेस या जितनी पर्सनालिटीज याद होंगी उसकी कोई ना कोई स्टोरी जिसकी वजह से वो बंदे आपके जहन में बैठ जाते हैं। तो अगर स्टोरी को हम अलाइन करें अपनी मार्केटिंग कैंपेन के साथ, तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि आप जिस प्रोडक्ट या सर्विस को बेच रहे हो, जितनी इफ़ेक्टिव या जितनी अच्छी उसकी स्टोरी बिल्डिंग आप करेंगे, उसके साथ कोई कहानी एसोसिएट करेंगे या उसको एज
स्टोरी टेलिंग प्रेजेंट करेंगे अपनी ऑडियंस के सामने, तो आपकी ऑडियंस के लिए वो चीज़ याद रखना और उसको अपने जहन में बिठाना आसान बना देते हो आप। सो इन द लॉन्ग रन होता क्या है कि आप एक अपने ब्रांड, अपने अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस के इर्द गिर्द एक ब्रांड बना रहे होते हैं। सो विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मार्केटिंग कैंपेन, कि आपने ये देखना है कि आप क्या स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं अपने ऑडियंस के सामने, ताकि वो आपके साथ रिलेट कर सकें, आपको याद रख सकें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपकी स्टोरी आपकी ऑडियंस के साथ आपको कनेक्ट करती है, सेल्स प्रोसेस में हेल्प करती है, और जो जो क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट का एलिमेंट है वो स्टोरी के साथ आप बिल्ड करते हो। चैनल्स, अभी हमने बात की थी कि टारगेट ऑडियंस की, गोल्स की, स्टोरी की। अब यहाँ पे चैनल्स की जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हर किस्म की जो ऑडियंस है आपकी, फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो ई कॉमर्स बिजनेस का जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम, ट्विटर या टिकटॉक के ऊपर मिलता है आपको। आपका अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस आप सेल कर रहे हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसका जो आइडियल कस्टमर है, जिस टारगेट ऑडियंस की हमने अभी बात की थी, वो शायद आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। तो चैनल्स को अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, और जब मार्केटिंग की आप प्लानिंग कर रहे होंगे, तो चैनल्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आपने देखना है कि आपका आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट ऑडियंस, आप देखते हो कि आपका टारगेट कस्टमर जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो वो किस चैनल पे बैठा है, आपको कहाँ पे मिलेगा वो। क्योंकि हर चैनल की अपनी इंपॉर्टेंस है, जिसको हम डिटेल में आगे जाके इन सोशल मीडिया कोर्स हम फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, लिंक्डइन की जो ऑडियंस की कैटेगरी है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे इन वेरी डिटेल। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर किस्म के बिजनेस के लिए एक अप्रोप्रिएट उसका मुतलका चैनल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ई कॉमर्स की, उसके लिए फेसबुक या इंस्टाग्राम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए लिंक्डइन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो कंसिडरिंग कि आपने किस चैनल के ऊपर जाके अपनी मार्केटिंग कैंपेन को रन करना और बिल्ड करना है। टैक्टिकल प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब ये पिछले 4 फैक्टर्स को आप कंसिडर कर लेते हो तो इन सारों की बेसिस के ऊपर आप एक प्लान करते हो, लाइक डेवलप अ टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन प्लान टू गाइड हु डज व्हाट व्हेन एंड हाउ एज वेल एज द टूल्स। सो कहने का मकसद ये है कि जब ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर कर ली हैं, तो जब तक एक मार्केटिंग कैंपेन के लिए आपके पास कंप्लीट प्लान नहीं होगा, प्लान के अंदर मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट, गोल्स। गोल्स के बाद टारगेट ऑडियंस, इस टारगेट ऑडियंस को किस चैनल के ऊपर मैं रीच करूँगा, मैं जब रीच कर रहा हूँगा तो मेरी बिजनेस की या मेरी सर्विस की स्टोरी क्या होगी, मैं किस प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करूँगा, और मैं कौन से टूल्स इस्तेमाल करूँगा अपनी मार्केटिंग कैंपेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आपके प्लान के अंदर होनी चाहिए, ताकि व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग द मार्केटिंग कैंपेन, आप एक बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से आप अपनी मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च कर सकें। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज मेजर एंड ऑप्टिमाइज। इसका मतलब ये है कि देखें, आपने जितनी भी एफर्ट्स कर रहे हो, आप एड्स चला रहे हो, आप कंटेंट बना रहे हो, आप सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे आपने अपने आप को सबसे पहली जो काम करना है, आपने अपने आप को मैयर कैसे करना है। आपके, जिसको हम कहते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि आप जब अपने आप को एवेल्युएट कर रहे हो, जब आपका क्लाइंट आपको एवेल्युएट कर रहा है, तो किन बेसिस के ऊपर आपकी एवेल्युएशन हो रही है। तो जब तक आप इन सारी चीज़ों को मैयर नहीं कर सकोगे, तो आप अपनी उस कैंपेन को बेहतर नहीं कर सकते, आप उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। तो measuring and optimizing the campaign is as much important as all these factors combined. So जब आपके पास सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं, तो वेरी लास्ट पॉइंट है कि आपने ये देखना है कि आप इन सारी एफर्ट्स को मैयर कैसे कर रहे हो, ताकि आफ्टर मेजरिंग द सक्सेस आप उसको ऑप्टिमाइज कर सको, आप उसको कैंपेन को बेहतर बना सको, और ताकि रिजल्ट्स बेहतर हमारे पास अचीव हो सकें। जी, हम और बात करते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। डिजिटल मार्केटिंग के साथ अगर हम इसको रिलेट करें, तो यू कैन सी दैट स्टार्टिंग, ये एक एग्जांपल है कि फ्रेमवर्क आपका पूरा चैनल किस तरह से काम करता है। सबसे पहली बात जो हमने की थी ऑडियंस की, कि नो योर क्लाइंट,
कि आपका कस्टमर कौन है, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। देखें मार्केटिंग सारी, देखें आप इसको दो पर्सपेक्टिव्स में ले सकते हैं। एक पर्सपेक्टिव क्या है कि हम सेल्स जनरेट करें, दूसरा पर्सपेक्टिव जो कि रिकमेंडेड है, जो कि एक आपके माइंडसेट के अंदर होना चाहिए, वो है कि सॉल्विंग योर कस्टमर्स प्रॉब्लम। कि आप किसी भी चीज़ को बेच रहे हो ना, तो इसके दो तरीक़ेकार हैं। मैं इस बंदे को कहता हूँ कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विस है, ये आप ले लो। अब मैं एक सेल्स पेज उसको कह रहा हूँ। इसका दूसरा जो इफेक्टिव और एक रिकमेंडेड तरीका होता है, वो ये होता है कि आप आइडेंटिफाई करते हो कि यार आप इस बंदे को, इस XYZ पर्सन को या कंपनी को रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, उसका पेन पॉइंट क्या है, उसका क्या वो मसला है जो मेरी प्रोडक्ट या सर्विस हल कर सकती है। तो आपकी पिच फ़ौरन बदल जाती है, और बजाय इसके कि आप उसको अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, आप उसको ये कहते हो कि यार ये आपका मसला है जिसका हल है मेरे पास, और मैं आपको इसका डेमो देता हूँ, या ये मेरा जो सोल्यूशन है ये आपका पेन पॉइंट ख़त्म कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि योर सेल्स पिच एंड योर मार्केटिंग कैंपेन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। बी क्लियर ऑन योर वैल्यू। क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारी चीज़ों को लेके, कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को जब मार्केट कर रहे हो, तो उसका जो एसेंस है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, उसको बेसिकली इसका मकसद ये है कि आप जिस चीज़ की भी मार्केटिंग कैंपेन प्लान कर रहे हो, उसका आपको बड़े अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स का पता होना चाहिए, ताकि आपको उसकी वैल्यूज़ का पता हो कि ये प्रोडक्ट किस तरह से बेहतर है, कि क्या इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसकी वैल्यू क्या है, कस्टमर का कौन सा पेन पॉइंट ये सॉल्व कर रही है। सो ये अलॉट ऑफ थिंग्स। सो सेट गोल्स फॉर द रिजल्ट्स, हमने इसके ऊपर बात की है पहले कि हमें गोल्स आइडेंटिफाई करने हैं। अंडरस्टैंड द बायर्स जर्नी। जर्नी की जब हम बात करते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं किसी भी चीज़ की मार्केटिंग के लिए। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब आप जान जाते हो ना कि मेरा ये कस्टमर है, फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है कि आप ये समझते हो कि आपका कस्टमर जो है उसकी जर्नी क्या है। जर्नी की अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, तो फॉर एग्जांपल एक बंदे ने फेसबुक के ऊपर या गूगल के ऊपर एक क्वेरी टाइप की, उसको ऐड रिजल्ट आपका गूगल ऐड नज़र आया, वो आपकी वेबसाइट के ऊपर चला गया, और उसको वो इतनी कन्विंसिंग उस टाइम चीज़ नहीं लगी, या ड्यू टू व्हाट्सएवर रीज़न उस टाइम उसने आपको कांटेक्ट नहीं किया। 4 दिन बाद वही उसी बंदे को आप रीटारगेट करते हो। रीटारगेटिंग के ऊपर हम ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे अपने सोशल मीडिया के कोर्स में। तो आप क्या कर रहे हो कि आप उसको फेसबुक के ऊपर अपना ऐड दिखाते हो, ताकि वो बंदा जो पहले आपको कांटेक्ट नहीं किया, उसने वेबसाइट पे गया लेकिन आपसे बात नहीं की, आपको फॉर्म नहीं फिल किया, आपको वो फेसबुक पे जब देखेगा तो मोस्ट लाइकली इस दफ़ा वो आप साथ कोई गुफ्तगू का आगाज़ करेगा, कॉल करेगा या फॉर्म फिल कर देगा। तो ये एक कस्टमर की जर्नी होती है कि वो किन चैनल से होता हुआ एट द एंड ऑफ द डे आपका कस्टमर बनता है। तो ये उसकी पूरी एक जर्नी होती है। पिक योर चैनल्स। जब आपको पता है कि ये मेरे कस्टमर की जर्नी है, तो उस जिस जिस चैनल्स के थ्रू वो होके आपके पास आ रहा है, आप उन चैनल्स के ऊपर फोकस करते हो और एक अपना मार्केटिंग का चैनल बना लेते हो। प्लान योर कंटेंट, कि जब आप देख लिया कि ये कस्टमर है, ये इसका चैनल्स है जहाँ से वो होके आ रहा है, तो उसके मुताबिक आप अपना कंटेंट प्लान करते हो। कंटेंट की देखें अक्सर लोग क्या करेंगे कि पोस्ट कर रहे हैं, दिन में 15 पोस्ट कर देंगे, 20 पोस्ट कर देंगे, सोशल मीडिया मैनेजमेंट हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और जब कंटेंट की बात आती है, तो आपको वो बड़ा केयरफुली, आप एक पोस्ट भी कर रहे हो ना, तो आपके पास उसकी एक बड़ी सॉलिड रीज़न होनी चाहिए कि यार मेरा कस्टमर ये देख के ये वाला एक्शन लेगा, या मेरे कस्टमर ने पहले मेरे साथ इस तरह की इंटरेक्शन की होगी, और अब ये वाली पोस्ट देखने के बाद, ये वाला कंटेंट देखने के बाद, चाहे वीडियो है चाहे ग्राफिक है, अब वो मेरे साथ कन्वर्सेशन मज़ीद आगे लेके जाएगा। तो हर कंटेंट को प्लान करके लॉन्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो आपकी सोशल मीडिया पोस्ट हो, चाहे आपकी वेबसाइट का ब्लॉग हो, कुछ भी। नर्चर योर लीड्स, सारा कुछ हो गया। अब जब लोग आपके पास आ रहे हैं, तो नर्चरिंग लीड्स का मतलब ये है कि आपने उनको आहिस्ता आहिस्ता, देखें पहला ऐड दिखा दिया, दूसरा ऐड दिखा दिया, अब उनको जब सेल्स प्रोसेस के अंदर आपने लेके आना है अपनी मार्केटिंग कैंपेन में, तो उसको कहते हैं नर्चर करना। कि एक ऑडियंस रैंडमली आई थी, फिर आपने उनके साथ बातचीत की, वो मैच्योर हुए और वो एट द एंड ऑफ द आपके कस्टमर बन गए। तो ये लास्ट फेज होता है हमारी पूरी मार्केटिंग चैनल का, कि हम अपने कस्टमर को नर्चर करके लीड से कस्टमर के
फेज में लेके आते हैं। कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट्स टू कस्टमर्स, सेम थिंग। engage your customers for repeat and referral business, so very important part कि जब सारा कुछ हो गया तो एक मार्केटिंग कैंपेन के अंदर वेरी लास्ट स्टेप जो आपको हमेशा कंसिडर करना है कि जो कस्टमर अब आपके बन चुके हैं, एक दफ़ा आपके साथ बिजनेस कर चुके हैं, उनके साथ आपने एक लॉन्ग टर्म रिलेशन चलाना होता है। उनको आप अपनी कोई और सर्विस दे सकते हो, आप उनके साथ अगर इफ़ यू आर डिलीवरिंग गुड सर्विस, वो आपसे सेटिस्फाइड हैं, तो आप उनसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आप उनसे रेफरल ले सकते हैं। ये चीज़ें सारी चीज़ें मिला के आपकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनती है कि आप वर्ड ऑफ माउथ कैसे ले रहे हो, आप बाकी सर्विसेज कैसे बेच रहे हो, जिसको अप सेलिंग कहते हैं कि एक सर्विस आपने बेच दी, अब आप कोई और चीज़ उसको बेचते हो, सर्विस या प्रोडक्ट। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी कंटेंट को बनाने का, किसी भी ऐड को चलाने का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव की मल्टीपल कैटेगरीज हैं। आपको लीड चाहिए, आपको सेल्स चाहिए, आपको ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, आपको पेज लाइक्स चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आ जाते हैं हमारे पास केपीआईज। केपीआईज का मतलब ये है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, कि जब आप अपनी कैंपेन की वैल्यूएशन करोगे, आप देखोगे कि आपकी कैंपेन सक्सेसफुल रही है या ये फेलियर रही है, तो उसको किस बेसिस के ऊपर आप एवेल्युएट कर रहे हो। तो अपनी मार्केटिंग कैंपेन को लॉन्च करने से पहले आपके पास केपीआईज डिफाइंड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल केपीआईज की जो एग्जांपल आपको बेस्ट रहेगी दो सिनेरियोज में। ई कॉमर्स में एक केपीआई आपका हो सकता है नंबर ऑफ सेल्स, कि आपका टारगेट था कि आपने 30 आपने सेल्स लेके आनी है एक महीने की। तो अब आपका नंबर ऑफ सेल्स जो है ये केपीआई है। अगर आपका ब्रांड मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव था ब्रांड अवेयरनेस, तो अब आपका केपीआईज हो सकते हैं नंबर ऑफ व्यूज ऑन योर वीडियो, नंबर ऑफ लाइक्स on your page, number of likes on your latest social media post. So this is what you need to be very clear from the very first day जब आप campaign plan कर रहे हैं। ब्रेकिंग डाउन इवन फर्दर हमने बात की, हमारे पास मार्केटिंग के चैनल्स होते हैं। मार्केटिंग चैनल्स की एग्जांपल है ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल मार्केटिंग, ट्विटर मार्केटिंग। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ऑर्गेनिक जा रहे हो, आप पेड एड्स के थ्रू जा रहे हो, तो ये सारे आपके पास चैनल्स हैं। अब अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आपका जो प्लान है आपने उसमें ये चीज़ें डिफाइन करनी है सारी, कि किस कस्टमर को किस मार्केटिंग चैनल के ऊपर हमने टच करना है, किस स्ट्रेटजी के साथ टच करना है। फॉर एग्जांपल हमारा कंटेंट क्या होगा, हम किन अल्फाज में किस चैनल के ऊपर अपने कस्टमर के साथ बात करेंगे। सोशल मीडिया चैनल्स, कि किस चैनल के ऊपर आपका ऑडियंस जो जितने भी आपके यूज़र्स हैं वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, आपसे इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे हो सकता है फेसबुक की जितनी भी ऑडियंस है वो आपसे कोई डील एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप कोई डील लॉन्च करेंगे वो तब कन्वर्ट होंगे। सो दिस इज पार्ट ऑफ मेकिंग द स्ट्रेटजी कि आपको किस प्लेटफॉर्म पे किस टाइम किस कंटेंट के साथ जाना है, अ की टू सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन। व्हाट इज योर बिजनेस। देखने में तो हमें ये सुनने में बड़ा एक सिंपल सा सवाल नज़र आता है, लेकिन हमें एज अ मार्केटर हमें इसकी डेप्थ में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आपको अपने बिजनेस की जिस भी सर्विस या प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं थ्रू मार्केटिंग, जब तक आपको ट्रूली उसकी इन्स एंड आउट्स हर चीज़ का नहीं पता होगा, आप मार्केट नहीं कर सकते हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ये कैंपेन प्लान करना। क्यों? क्योंकि आप उस प्रोडक्ट या सर्विस को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो किसी भी कैंपेन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उस बिजनेस को डिटेल में जानना बड़ा ज़रूरी है। इसका एक सिंपल सा सलूशन ये है कि आप अगर अपने बिजनेस के लिए काम करें तो आप अपने आप से सवाल करते हैं। अगर आप अपने क्लाइंट के साथ काम करें तो आप एक अपनी लिस्ट तैयार करते हैं कि ये 15-20 सवाल हैं जो मैंने अपने कस्टमर से पूछने हैं, हर कस्टमर से पूछने हैं। फॉर एग्जांपल कब बिजनेस स्टार्ट किया, अब तक क्या चैलेंज है, आपके गोल क्या हैं, आप 10 साल में क्या करना चाह रहे हैं। जो आपके गोल्स हैं उनको अगर नज़र में रखें तो आपका करंट स्टेटस क्या है, आप किस फेज़ में अपने बिजनेस साइकिल के। सो व्हाट इज़ योर बिजनेस का मतलब ये है कि आपने जिस बिजनेस के लिए भी काम करना है आपको उसके इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए, सारी प्रोज एंड कॉन्स पता होने चाहिए, यूनिक सेलिंग पॉइंट पता होने चाहिए।
ताकि आप अपना कंटेंट भी उस तरह से बना सकें, अपनी स्ट्रेटजी भी उस तरह से बना सकें और पूरा जो मार्केटिंग प्लान है अकॉर्डिंगली हो आपका। इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल कि आप एक रैंडम बिजनेस को मार्केट करने लग जाएं और अच्छे रिजल्ट्स आ जाएं, वेरी लेस लाइकली। हु एंड व्हेन, ये जो हमने इनिशियली फ्रेमवर्क के सारे कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं, हम उनको अब ब्रेक डाउन करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। हमने बात की ऊपर कि हमारे कस्टमर्स कौन है। नोइंग योर कस्टमर इज द की टू अ सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, चाहे वो डिजिटल की हो चाहे किसी भी किस्म की मार्केटिंग कैंपेन हो। हु एंड व्हेन, हु का मतलब क्या है? देखिए आपका कस्टमर है कौन, हमने जिस तरह बात की कि टारगेट ऑडियंस की हमारी कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। व्हेन का मतलब क्या है? देखिए हर कस्टमर की कैटेगरी को जब आप मार्केट कर रहे हो तो उसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। फॉर एग्जांपल, आपने टाइम से मुराद ये है कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड कब होती है, किस इलाके में डिमांड होती है, आपका कस्टमर आपको ढूंढता किस तरह से है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन तैयार करने में। कि देखें दो किस्म के कस्टमर्स हैं। एक वो जो कर एट द मोमेंट उनको अभी कोई सर्विस चाहिए और वो ढूंढ रहे हैं और आपने उनके सामने आना है ताकि आप अपने बिजनेस को शोकेस कर सकें और सेल्स क्लोज कर सकें। उसके लिए हम यूज़ करते हैं गूगल एड्स। क्यों? क्योंकि गूगल एड्स पे आपका एड तब नज़र आता है जब आपका कस्टमर आपको ढूंढ रहा है खुद से। अगर इसको कंपेयर करें विद फेसबुक एड्स, तो देखें फेसबुक एड्स में तो वो बंदे को पता नहीं आपकी सर्विस इस टाइम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके उसकी प्रोफाइल में तो आपका ऐड रैंडमली जा रहा है, वो कोई और कंटेंट देख रहा है, वो एंजॉयमेंट के मूड में वो एंटरटेनमेंट हासिल कर रहा है सोशल मीडिया से और वहाँ पे आपका ऐड सामने आ जाता है। तो वेरी लेस लाइकली कि उसको उस कस्टमर को उस टाइम आपकी प्रोडक्ट चाहिए हो। लेकिन गूगल के ऊपर जब आपका ऐड डिस्प्ले होता है और कोई क्लिक करता है तो इसका ये मतलब है कि वो बंदे को आपकी प्रोडक्ट या सर्विस अभी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसको अभी ढूंढ रहा है। सो कहाँ पे अपने कस्टमर को देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है, जो जिस तरह हमने इनिशियली बात की फ्रेमवर्क के अंदर, हु एंड व्हेन, आपके कस्टमर्स कहाँ पे आपको मिलेंगे, कब मिलेंगे और किस चैनल के थ्रू मिलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके ऊपर यू नीड टू आपको काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत होती है। आप उसके ऊपर डिटेल्ड में एनालिसिस करते हो अपना। अब हम बात करते हैं कंटेंट स्ट्रेटजी के बारे में। अभी इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हमने पहले बात की है कि हमारा कोई भी कंटेंट जब हम बना रहे हैं तो उस कंटेंट की एक स्ट्रेटजी है कि इसका पर्पस क्या है हमारे पास, इसका हमारे पास पर्पस क्या है, हम इससे क्या गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट अपना अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कंटेंट स्ट्रेटजी में कि किस प्लेटफॉर्म में किस टाइम पे क्या कंटेंट हमने अपने यूजर्स को दिखाना है। क्रिएट कंटेंट, कंटेंट की हमारे पास बड़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल पिक्चर्स हो सकती हैं, मीम्स हो सकते हैं, ट्वीट्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट हो सकता है जिसमें आपका कस्टमर एक वीडियो में आपका बिजनेस का रिव्यू दे रहा है। तो ये कंटेंट कैटेगरीज हैं जिसमें आपने डिफाइन करना होता है कि हमें किस किस्म का कंटेंट चाहिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कस्टमर आपसे चाह रहा है कि अभी ज़्यादा आपके बारे में नहीं जानता तो उसका ट्रस्ट लेवल कम है, आप चाहते हो कि कस्टमर आप पे ट्रस्ट ज़्यादा करे, तो इस एक सिनेरियो के अंदर आपका आपका जो कंटेंट क्रिएशन है, जो आपकी स्ट्रेटजी कंटेंट की, वो हो सकती है यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी कस्टमर से रिव्यू लेते हो या फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई ई कॉमर्स क्लॉथिंग कोई प्रोडक्ट बेची है तो वो प्रोडक्ट कस्टमर पहनता है, आपको तस्वीर देता है और वो फिर आप अपने एड्स पे अपने सोशल मीडिया पे लगाते हो। उससे होता क्या है, उसकी स्ट्रेटेजी ये होती है ताकि जब लोग देखेंगे कि ये कस्टमर इसके ये लोग हैं जो ऑलरेडी ये प्रोडक्ट ये सर्विस ले रहे हैं, तो उस उन लोगों को जब देखते हैं, रियल केस स्टडीज को जब देखते हैं तो एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, एक कह लें कि ब्रांड के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती है एंड इट कम्स अंडर कंटेंट स्ट्रेटजी। और आपको देखना पड़ता है कि स्ट्रेटजी के मुताबिक आपने किस किस्म का कंटेंट अपने सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करना है। कोई भी एक्टिविटी आप डिजिटल मार्केटिंग में जब करेंगे तो हमेशा उस चीज़ की ऑप्टिमाइजेशन होगी, जिस तरह से ऊपर हमने बात की कि रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज हमने करना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने की। इसका मतलब ये है कि जब आपने एक महीने में फॉर एग्जांपल 4 किस्म के कंटेंट ट्राई किए,
आपने ट्वीट्स अपलोड किया, आपने वीडियोस अपलोड किए, आपने अब खुद से वीडियो बना के प्रमोशनल मैसेज अपलोड कर दिया, आपने किसी कस्टमर से फीडबैक लेके अपलोड कर दिया। तो एट द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ, जितना भी टाइम पीरियड है आपका, आप उस टाइम पीरियड के बाद देखते हो कि किस किस्म के कंटेंट ने आपको अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, केपीआईज अच्छे दिए हैं, कि नंबर ऑफ सेल्स दिए हैं, नंबर ऑफ लीड्स दिए हैं, आपको कॉल्स किए हैं। तो आप देखते हो कि कंटेंट को अब ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि आप 10 किस्म के कंटेंट ट्राई करोगे और आप देखोगे कि किस किस्म के कंटेंट के ऊपर लोग अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छे से एंगेज कर रहे हैं और हमारे साथ उनकी एंगेजमेंट बढ़ रही है। एक तो ये चीज़ आप टेस्ट कर सकते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। दूसरी चीज़, टाइमिंग भी आप ऑप्टिमाइज करते हो कि यार हमने एक दफ़ा हमने 6 बजे शाम को पोस्ट की थी, अगले दिन हमने दोपहर दोपहर को 2 बजे पोस्ट की, तो हमने देखा कि जो शाम को 6 बजे पोस्ट थी उसके ऊपर लोगों ने इंगेज ज़्यादा किया। तो इस तरह से नेक्स्ट टाइम जब आप पोस्ट करेंगे, 10 टाइमिंग्स, 10 कंटेंट कैटेगरीज टेस्ट करने के बाद, अपलोड करने के बाद, तो आपकी ऑप्टिमाइजेशन बेस करेगी उन रिजल्ट्स के ऊपर जो आपने पिछले स्टार्ट से देखें। अब द टाइम इज टू ऑप्टिमाइज द कंटेंट। जिस टाइम पे अच्छा लोग रिएक्ट करें, हम उस टाइम के ऊपर कंटेंट पोस्ट करेंगे। जिस किस्म के कंटेंट को लोग अच्छे से इंगेज करें, हम उस किस्म का कंटेंट पुश करेंगे अपने सोशल मीडिया पे। तो इट कम्स अंडर ऑप्टिमाइजेशन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग। सो कंबाइनिंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स, आपका एक बेसिक फ्रेमवर्क जो है मार्केटिंग का, वो तैयार हो जाता है, जिसके अंदर कंटेंट है, प्लान है, केपीआईज हैं, मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर। ये सारी चीज़ें कह लें कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल नहीं है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल्स हैं, जिसकी बेसिक्स आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और you need to be very careful about whatever you are doing on your social media। आप कंटेंट लगा रहे हो, आप ऑप्टिमाइज कर रहे हो, इन सारी चीज़ों की जब आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, इसको जब ये सारी अंडरस्टैंडिंग आएगी तो इसको हम बोलेंगे कि आपके पास एक मार्केटिंग माइंडसेट आ गया, क्योंकि आप एक मार्केटिंग फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड।